से भारत तेल खरीद रहा है। दोस्तों ये खबर तो मीडिया में इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि देश का बच्चा बच्चा तक ये बात जानता है, और जो कि सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में भारत के अरबों रुपए फंसे हुए हैं? जी हां, भारत की करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा की रकम रूस के बैंकों में पड़ी हुई है। लेकिन ये कौन से पैसे हैं और भारत इनको वापस क्यों नहीं ला पा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले यह समझते हैं कि ये 11,000 करोड़ का मामला आखिर है क्या। दरअसल भारत की कुछ बड़ी सरकारी तेल कंपनियों ने रूस के तेल और गैस प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है। ये निवेश करीब 6 अरब डॉलर से ज्यादा का है, और इस निवेश से जो मुनाफा या डिविडेंड मिलता है वो पिछले 3 साल से रूस में ही अटका हुआ है। यानी भारतीय कंपनियां अपनी कमाई को भारत वापस नहीं ला पा रही हैं। अब सवाल यह है कि ये कंपनियां कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का, यानी ओवीएल। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की विदेशी इकाई है और भारत की एक सरकारी महारत्न कंपनी है। ओवीएल ने दोस्तों रूस के सखालिन 1 नाम के एक प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी और बैंकोर नाम के प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी ली है। इन प्रोजेक्ट से ओवीएल का करीब 400 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3300 करोड़ रुपए का डिविडेंड रूस में फंसा हुआ है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, ऑयल इंडिया यानी कि ओआईएल और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि बीपीसीएल की भी एक विदेशी इकाई जिसका नाम भारत पेट्रो रिसोर्सेज है, उसने भी रूस में निवेश किया हुआ है। इनका एक कंसोर्टियम यानी एक ग्रुप वैंकोर प्रोजेक्ट में 23.9% और तास यूरयाक प्रोजेक्ट में 29.9% हिस्सेदारी रखता है। इस ग्रुप का भी करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 8,300 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी रूस में अटका हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा रूस में कैसे फंस गया। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2022 से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से इस युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है और रूस पर कई पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और इन प्रतिबंधों की वजह से रूस के बड़े बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है। दोस्तों आसान भाषा में कहें तो स्विफ्ट एक ऐसी वैश्विक प्रणाली है जिसके जरिए बैंक एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं। जैसे भारत में यूपीआई सिस्टम है जिसके जरिए आप दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उसी तरह स्विफ्ट सिस्टम के जरिए सरकारें एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजा करती हैं। लेकिन जब रूस के बैंकों को इस सिस्टम से हटा दिया गया तो रूस से पैसे बाहर भेजना लगभग नामुमकिन हो गया। यही कारण है कि भारत का वो 11,000 करोड़ अभी तक वहीं फंसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा वर्तमान में कहां पर है। क्या रूस की सरकार ने इसे रखा है या फिर ये रूस के किसी बैंक में रखा हुआ है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये पैसा रूस की राजधानी मॉस्को में कमर्शियल इंडो नाम के एक बैंक में जमा हो रहा है। और ये बैंक रूस का नहीं बल्कि भारत के स्टेट बैंक की ही एक सहायक कंपनी है। लेकिन उस बैंक में भी ये पैसा रुपए में नहीं बल्कि रूबल में जमा किया जा रहा है, जो कि रूस की मुद्रा है। लेकिन अब इसे भारत लाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मामले को और पेचीदा बना देता है एक और मुद्दा। भारतीय कंपनियों ने रूस में जो निवेश किया है वो सीधे तौर पर नहीं बल्कि कुछ खास कंपनियों जिन्हें स्पेशल पर्पज व्हीकल्स कहते हैं के जरिए किया है। ये एसपीवीज यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल्स ज्यादातर सिंगापुर जैसे देशों में रजिस्टर्ड हैं। अब क्योंकि ये निवेश सिंगापुर से हुआ है तो पैसे निकालने के नियम भी सिंगापुर के कानूनों से प्रभावित होते हैं और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से ये काम और भी कठिन हो गया है। अब भारतीय कंपनियां और भारत सरकार इस पैसे को निकालने के लिए क्या कर रही हैं? दोस्तों पिछले 3 साल से भारतीय कंपनियां अपने रूसी साझेदारों के साथ और भारत सरकार रूस सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जब तक यूक्रेन में ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता और प्रतिबंधों में ढील नहीं मिलती तब तक ये पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल यह है कि जब पैसा निकाला ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाए? भारतीय कंपनियां और सरकार इस पैसों को रूस के अंदर ही इस्तेमाल करने के रास्ते तलाश रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
एक तरीका यह हो सकता है कि इस पैसे का इस्तेमाल रूस में कुछ खरीदकर वहीं के वहीं उन्हीं के रूबल से भुगतान करने के लिए किया जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि इसे रूस के मौजूदा तेल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। लेकिन बताया यह जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स में पहले ही बहुत ज़्यादा निवेश ऑलरेडी हो चुका है और इससे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं। एक और आसान रास्ता यह हो सकता था कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में आने वाले रूसी तेल के भुगतान में कर दिया जाए, यानी कि जो तेल हम रूस से खरीदते हैं उसका पेमेंट हम उसी पैसे से कर दें जो वहां के बैंक में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूसी तेल जो खरीदा जाता है उसे IOC और BPCL कंपनियां खरीदती हैं, लेकिन OIL और OVL नहीं। और क्योंकि निवेश सिंगापुर जैसे देशों में रजिस्टर्ड SPVs के जरिए हुआ है, तो इस पैसे का इस्तेमाल तेल के भुगतान में करने से टैक्स और अकाउंटिंग की बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए भारत सरकार और रूस की सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह ये पैसा भारत पहुंचे। देखना होगा कि भारत सरकार इसका क्या हल निकाल पाती है। तो दोस्तों ये थी भारतीय तेल कंपनियों के 1.4 अरब डॉलर यानी कि 11,000 करोड़ के डिविडेंड की कहानी जो रूस में फंसे हुए हैं। ये मामला न सिर्फ आर्थिक है बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति से भी जुड़ा है। आपको क्या लगता है, इस पैसे को निकालने का कोई आसान रास्ता निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।